नमस्कार, HPR क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान का एक नया टॉपिक अध्ययन करेंगे, अधिगम। सबसे पहले अपन एक मोटिवेशनल एक कोट के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए आखिरी सांस तक। रीट पात्रता का परीक्षा का जो एग्जाम है 27 फरवरी को इसी महीने में होना है, इसलिए जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो एकदम पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जुड़ जाएंगे। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पर हम काम कर रहे हैं। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम, और जो रीट जो पात्रता परीक्षा है उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। वैसे देखने में इजी भी टॉपिक है, लेकिन कई चीजें इसमें व्यवहारिक तौर पर कुछ समझने वाली चीजें, कुछ फैक्ट भी आते हैं, तो अपन अलग अलग देखेंगे। 2-3 क्लास में इस टॉपिक को पूरा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं अधिगम होता क्या है। अधिगम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग, अंग्रेजी का वर्ड है लर्निंग। लर्निंग अर्थ होता है सीखना, यानी अपन अपनी व्यवहारिक भाषा में अगर बात करें तो सीखने को अधिगम कहते हैं। यानी अपन किस चीज से सीख सकते हैं, किस चीज से ग्रहण कर सकते हैं, वो अपन अधिगम है। इसका वास्तविक जो अपन बात की अर्थ होता है इसका सीखना। आगे अपन बात करें मानसिक प्रक्रियाओं की। जितना हमारा मन का जितना तंत्र है, उस तंत्र के द्वारा उसके कितना हमारा तंत्र एक्टिव है, उसके द्वारा अपन कितना सीख सकते हैं, किसी बात पर गौर करके कितना सीखते हैं, और किसी ने चीज सिखाई उस पर कितना सीख सकते हैं, ये अधिगम का एक पार्ट आता है। दूसरी बात आती है अनुभव द्वारा। अनुभव द्वारा भी सीखा जा सकता है, अधिगम किया जा सकता है। कैसे? एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे बड़ा होता होगा और जीवन में कितने अनुभव प्राप्त करेगा, उस प्रकार से अधिगम कर सकते हैं। एक उदाहरण की बात करें तो जैसे एक छोटा बच्चा है, अब वो प्रैक्टिकल भी करेगा और उस चीज का अनुभव करेगा। जैसे कोई उसके सामने एक किसी ने मान लो मोमबत्ती जला रखी है, अब वो उस छोटा बच्चा है, उसको ज्ञान है नहीं, मोमबत्ती के पास जाता है, वो उसके आगे ऐसे हाथ फैलाएगा कि ये क्या है, उसको स्पर्श करने का कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही वो उस मोमबत्ती के पास हाथ डालेगा, उसकी लो लगेगी तो जड़ से अपने हाथ वापस खींच लेगा, क्योंकि वो उसको तत्कालिक रूप से उसको एक अनुभव की उसको अनुभूति होती है और वापस उस चीज को वो सीख लेता है। उसके बाद जब वो कभी कभार वापस अगर मोमबत्ती या दीपक के पास जाएगा तो उस चीज को नहीं करेगा, क्योंकि उसको उस चीज की अनुभूति होगी, उस चीज ने उसका सीख लिया, उसका ग्रहण कर लिया। और जो मेन वास्तविक जो चीज होती है ना कि अधिगम क्या है, अधिगम का वास्तविक अर्थ होता है ये होता है हमारे व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। यानी अपन सीख कर अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन कर सकते हैं, वो वास्तविक अधिगम है। जैसे अपन कोई कक्षा में गए, गुरुजी ने ये चीज पढ़ा दी, गुरुजी ने बोला कि आपको अनुशासन में रहना चाहिए। अब बच्चे ने सीख तो लिया कि हाँ हमको अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन जब वह दूसरे दिन वापस कक्षा में आएगा और वो गुरुजी को लगेगा कि वास्तव आज ये अनुशासन में, यानी वो सीख कर, वो बात को सीख कर, उसको रियलाइज करके उसने व्यवहार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया, तो उसने सीख लिया, वो उसका अधिगम है। यानी व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन। एक बात में अपन बात करें तो अधिगम का अर्थ होता है अपने कोई चीज सीखकर व्यवहार में उसको परिवर्तन करें। आगे देखते हैं इसके बारे में कई परिभाषाएं इसके बारे में है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग इसकी परिभाषाएं बताई है। जो परिभाषाएं लगभग रात दिन एग्जाम में आती हैं, उन परिभाषाओं पर अपन गौर करते हैं कि वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बोला था नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है या अधिगम है, इसको बोल सकते हैं। नवीन ज्ञान, कितना अपन नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नवीन प्रतिक्रिया, कितना रिएक्शन करके, कोई काम है, कोई एक्शन है, उसका रिएक्शन करके अपन कितना ग्रहण कर सकते हैं, वो जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम है। ये परिभाषा वुडवर्थ ने कही थी। और अपन इसमें अगर अपन को पूरी याद परिभाषा नहीं होती है ना, तो इसमें छोटे छोटे जो हिंट है ना, एक याद रख लेना, यानी नवीन ज्ञान, नवीन शब्द तो अपने पास है, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया, इतना ये याद रखोगे, यानी वुडवर्थ, इसको साथ में मेल जोल कर। अब
जैसे अपन बात करते हैं बुढ़ा है, बुढ़ा मतलब नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता, अपन मेल बिठा लेते हैं कि हाँ बुढ़ा आदमी भी नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी नवीन ज्ञान और नवीन जो प्रतिक्रिया होती है वो बुढ़वट में दी थी, तो ये उड़ी आदत है। आगे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा ये हर कंपटीशन एग्जाम में आती है, करो एंड करो। ये मनोवैज्ञानिक चाहे मनोविज्ञान में कोई सा टॉपिक हो, इसमें इस मनोवैज्ञानिक के सारी परिभाषाएं, इसके जितने उदाहरण हैं सारे के सारे आते हैं। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। सीखना, अब जैसे करो एंड करो ने बोला था, करो एंड करो ने 3 शब्द बोले थे, ये 3 शब्द याद रखना, आदत, ज्ञान और अभिव्यक्ति। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी अपन आदत से भी अपनी जो आदतें हैं उसको सुधार कर अपन ग्रहण कर सकते हैं। अपना ज्ञान है इसको लगातार प्रैक्टिकल करके ज्ञान अपन अर्जित कर सकते हैं। अपनी जो एप्टीट्यूड है, जो अभिवृत्ति है, उसको विकसित करके अपन सीख सकते हैं। तो आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, ये 3 नाम याद रखना वहां करो एंड करो शब्द है, आदत, ज्ञान एंड अभिवृत्ति। आगे है स्किनर, ये परिभाषा भी लेक्चर परीक्षा में पूछी जा चुकी है, शायद 2016 की भर्ती थी उसमें। व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है, यानी अपन व्यवहार में लगातार या आगे से आगे अपन व्यवहार में किस प्रकार सामंजस्य बिठा सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन कर सके, बात वो सेम ही है, बस थोड़ी इधर उधर घुमा फिरा के इन मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य ही अधिगम है, व्यवहार में किस प्रकार अपन सामंजस्य बिठा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, वो अपना अधिगम है। आगे देखते हैं, एक ये परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, गिलफर्ड के अनुसार व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही अधिगम है, यानी व्यवहार के द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन। ये परिभाषा आसानी से याद रख सकती है कि व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, गिलफर्ड, ये शब्द याद रख लेना। जैसे अपन बात करते हैं कि गिला शिकवा किसी से नहीं होनी चाहिए, यानी वो हमारे व्यवहार का एक पार्ट है, तो इसे याद रखने का, गिला शिकवा किसी से नहीं है, यानी हमने हमारा व्यवहार क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, व्यवहार के द्वारा ही हमने क्या कर लिया, व्यवहार अपना परिवर्तन कर लिया, यानी गिलफर्ड। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना अपना अधिगम हो गया। ये स्क्रीन की वापस आ गई कोई ना। अब एक ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा है, गेट्स अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। लगभग एक से जैसी परिभाषाएं हैं, कोई 1-2 शब्दों का इधर हेर फेर हुआ है। अनुभव, ये बात हम सीखे कि अनुभव ही अधिगम है, जितना अनुभव से अपन अधिगम सीखेंगे, जितना ग्रहण करेंगे उतना सीख सकते हैं। प्रशिक्षण, अपन जो टीचिंग है उसके द्वारा अपन कितना सीख सकते हैं, वो अधिगम है। इसमें 2 वर्ड याद रखना, गेट 7 में ये दो शब्द याद रखना, गेट 7 में, और अनुभव तथा प्रशिक्षण, ये 2 शब्द याद रहेंगे, आगे की होगा। बस जो ये इसके हिंट है ना, ये बात जैसे पढ़ाई थी कि गिला शिकवा वाले कि अपना व्यवहार है, तो बस ये याद रखना है। हाँ, अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, ये बात अपन पढ़ चुके हैं, एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना वातावरण की उपज है, बिल्कुल वातावरण में, क्लाइमेट में, अपने आसपास के वातावरण में क्या चल रहा है उससे भी अपन सीख सकते हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलता है। हाँ, व्यक्ति जैसे जन्म लेता है, उसके बाद जैसे उसकी वृद्धि हुई, जैसे उसका थोड़ा थोड़ा विकास हुआ, जैसे बुद्धि का विकास होने लगा, उसके बाद जब तक वह जीवित है तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे वृद्ध व्यक्ति है, अपन उनकी बात करें तो वृद्ध व्यक्ति है तो वो अगर अखबार भी पढ़ता है और कुछ नहीं कर सकता, चल नहीं पाता, मान लीजिए बीमार आदमी चल नहीं पाता, लेकिन अगर वो अखबार भी पढ़ता है तो अखबार में कुछ एक चीजें ऐसे, कई आर्टिकल ऐसे आते हैं, उसमें से कुछ न कुछ वो सीखता रहता है। सीखना बुद्धि का ही विकास है, अपना जो अधिगम है या सीखना है, ये अपनी बुद्धि का क्या है, विकास है। अपनी बुद्धि जितनी शार्प होगी उतने अपने ज्यादा सीखेंगे। सीखना अनुभव व संकलन, ये बात काफी बार आ चुकी है, अपने अनुभव के द्वारा सीख सकते हैं। अब ये चीज है, अधिगम समायोजन में सहायक है। अपन एडजस्टमेंट, समायोजन को एडजस्टमेंट बोलते हैं, अपन एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ये अधिगम में बेहतर सिखाता है। मान लीजिए 20-30 लोग खड़े हैं, अगर अपने को ज्ञान है, उसके अपने सीखे हुए हैं, अपने को ज्ञान है, तो अपन उस 20-30 लोगों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि वो हर एक
के साथ इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, उनके साथ वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, किसी का कुछ किसी का कुछ। लेकिन अगर अपन में अधिगम है, अपन सीखे हुए हैं उन चीजों को, तो अपन समायोजन आसानी से कर सकते हैं। ये अधिगम की बड़ी बड़ी विशेषता है। हालांकि इसमें प्रश्न ज्यादा कोई आने की संभावना नहीं है, तो लेकिन फिर भी ये एक अधिगम क्या है इस चीज को ये सिखाता है। आगे है अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार ये 3 प्रकार के हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। और साइड में जो हमने लिखा है ये रॉबर्ट गेने नाम के मनोवैज्ञानिक हुए थे, और उन्होंने 1970 में अपनी एक बुक थी द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग, ये बुक का नाम याद रखना। उन्होंने इस पुस्तक में 8 प्रकार के अधिगम बताए थे। और ये प्रश्न कई बार आता है, ये इसके चरण पूछ लेता है कि इसका चरण क्या है, 4 दे दिए और इसका सही क्रम कौन सा है। ये प्रश्न इसके बारे में काफी आया हुआ है, तो ये अपन अभी पढ़ेंगे। अब जो ज्ञानात्मक, एक ज्ञानात्मक अधिगम है, एक भावात्मक अधिगम है, और एक अपने क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम का मतलब है करके सीखना। अपन कितना प्रैक्टिकल करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये करके सीखना अपना क्रियात्मक अधिगम में आ गया। भावात्मक है, ये जैसे अपन कोई भाव है, अपने इमोशंस के द्वारा सीख सकते हैं। और ज्ञानात्मक है, यानी अपने बुद्धि है, अपने तर्क है, इसको अपन महसूस करके सीख सकते हैं, भौतिक रूप से देख करके सीख सकते हैं, वो अपना ज्ञान है। ये मतलब इसके ज्यादा आते हैं तो इसके ये पार्ट पूछते हैं, बाकी ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पुस्तक का नाम है, कई बार पुस्तक भी पूछ लेते हैं। रॉबर्ट गेने ने अपनी कौन सी पुस्तक में अधिगम के प्रकार बताए थे? तो द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग ये पुस्तक का नाम है, और इसमें इसने 8 प्रकार के बताए थे, और ये क्रम वाइज है। इसी क्रम से प्रश्न आने की संभावना, उसको इसमें क्रम पूछ लिया जाता है, इसके कौन से चरण में है, पहला चरण कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो सबसे पहले रॉबर्ट गेने ने बताया था संकेत अधिगम। संकेत यानी इशारों में अपन कौन सा अधिगम सीख सकते हैं, चिन्ह से कौन सा अधिगम सीख सकते हैं, डायरेक्शन से कौन सा सीख सकते हैं। एक आते हैं उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, ये आप आगे जाकर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में काफी मनोविज्ञानों ने अलग अलग जैसे जानवरों पर प्रयोग किया था, तो वो अपन आगे इसका विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इसका तीसरा आता है श्रृंखला अधिगम, चौथा आता है इसका शाब्दिक साहचर्य अधिगम, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पांचवा है विभेदात्मक अधिगम, छठा संप्रत्यय सिद्धांत, सातवां है सिद्धांत अधिगम, और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। यानी इन 8 को एक सीक्वेंस में ही याद रखना। चाहे इसका शॉर्ट अपन टिक बना सकते हैं, जैसे किसी ने मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, उसने आपको एक संकेत दिया, अपन मान लेते हैं एक व्यक्ति है, उसने आपको एक संकेत दिया कि यू, वो है ना, वो को मान लीजिए यू। मैंने मान लो आपको डायरेक्शन दिया, संकेत दिया कि यू। उद्दीपक ये याद रखना कि तुम एक सीरीज बना लीजिए, या एक लाइन जिसे बोलते हैं सीरीज बना लीजिए, यानी वो श्रृंखला हो गया। और अब आप वर्णों का उच्चारण करोगे, आप क्या करोगे, शब्दों का उच्चारण करोगे, तो आपके शाब्दिक आ गया। मान लो प्रश्न, कई बार ऐसे प्रश्न आया भी है, जैसे ये पूछ लिया संकेत, श्रृंखला, उद्दीपक अनुक्रिया और शाब्दिक साहचर्य, ऐसे आया। तो इसमें ये 4 प्रकार से दे दिए, इधर उधर दे दिए, और उसमें से पूछ लिया इसका सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने डायरेक्शन दिया संकेत, उसके बाद यू यानी उद्दीपक अनुक्रिया, और आप एक सीरीज बना लीजिए, श्रृंखला बना लीजिए, और शब्दों का उच्चारण कर लीजिए, यानी 1 नंबर, 2, 3 और 4। इसी प्रकार नीचे वाले हैं कि मतलब मैंने कहा कि आप शब्दों का उच्चारण कीजिए, और आप किसी के साथ भेद विभेद मत कीजिए, तो उसमें ये भेद मान लीजिए। और फिर 1, 2 ये संप्रत्यय, यानी हमको एक सिद्धांतों पे चलने चाहिए, तो ये सिद्धांत आदि। और सिद्धांत वो कैसे होने चाहिए, वो समस्या का समाधान करने वाले होने चाहिए। मैंने कहा कि मैंने आपको डायरेक्शन दिया, मैंने आपको संकेत दिया यू, उद्दीपक अनुक्रिया आ गई कि आप एक सीरीज में चलिए, यानी एक श्रृंखला में चलिए, और श्रृंखला में चलकर आप क्या करोगे, आप शब्दों का उच्चारण करिए। उच्चारण करके मैं आपको कहूंगा कि आप किसी के बारे में भेद विभेद मत किया करें, और बाद में आप करोगे कि जो अपने जो संप्रत्यय होते हैं, या अपन सिद्धांतवादी आदमी में, और किस प्रकार के सिद्धांतवादी आदमी है, समस्या समाधान के सिद्धांत में। इस प्रकार
अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इसको रख लेना, ये चरण याद रखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं कौशल प्राप्ति के चरण, ये भी प्रश्न आता है, ये भी चरण पूछते हैं, इसी प्रकार पूछते हैं कि अपन कौशल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले कौशल प्राप्ति का कौन सा चरण होता है, कौन सा स्टेप होता है। तो सबसे पहले अपन कोई चीज अपन अगर कौशल दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, अपन को तैयारी कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अपन को उस चीज के लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। और उसके बाद अपना मेन एम क्या है, मेन अपना उद्देश्य क्या है, वो अपना होना चाहिए। अपना उद्देश्य जब तैयार होगा, उद्देश्य होगा तो उसके बाद अपन को सामने वाले के सामने प्रेजेंटेशन करना चाहिए, प्रस्तुति देनी चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। यानी सबसे पहले अपन ने प्रिपरेशन कर लिया, तैयारी कर ली, अपनी तैयारी होनी चाहिए, और उसके बाद अपन का एम क्या है, उसके बाद अपने प्रेजेंटेशन कर लिया, उसके बाद अपन ने एक्सरसाइज कर लीजिए उस बारे में, और जितने भी मिस्टेक्स हैं उसको अपने सुधार लेंगे, और उसके बाद वापस री एक्सरसाइज करेंगे, वापस से अभ्यास करेंगे। इस प्रकार हमारा कौशल अच्छा विकसित होगा। और ये इसके चरण है, सबसे पहले तैयारी होनी चाहिए, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद एक बार एक्सरसाइज, उसके बाद जितनी जो गलती होती है उसको आप मिस्टेक को शुद्ध कीजिए, और उसके बाद वापस आप री एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, अब क्या है, एक छोटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार अपन देख लेते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, कि अपने को सीखने में प्रभावित कौन कौन चीजें कर सकती है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य है ना, वो प्रभावित कर सकते हैं। अगर दिमाग अपना सही नहीं है तो अपन ज्यादा सीख नहीं सकते। शारीरिक स्वास्थ्य अगर सही नहीं है, अगर शरीर में बॉडी में किसी प्रकार की अगर हलचल है, बॉडी में किसी प्रकार की दिक्कत है, तो भी अपन सीखने के लिए तैयार है नहीं हो सकते। सीखने के लिए सबसे पहले मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना बहुत आवश्यक होता है, इसलिए अपन सीख पाते हैं। अभी प्रेरणा, अगर अपने मोटिवेशन नहीं है हमारे अंदर, मैंने आपको कहा कि आपका जैसे 27 तारीख को एग्जाम है और हमको किसी भी हालत में पात्रता परीक्षा पार करनी ही है, अगर हमारे अंदर ये बात जग गई तो बिल्कुल अपन उस चीज को सीख सकते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं है तो अपन ये छोड़, बस वही बात आ गई। आदतें, पुरस्कार, निंदा कि अपनी आदतें कैसी हैं, अगर अपनी आदतें अच्छी नहीं है तो अपन नहीं सीख पाएंगे। अगर अपने को किसी ने पुरस्कार दे दिया, यानी अपन को अवार्ड दिया, तो अपन सीख पाएंगे, थोड़ा अपने उत्साह बढ़ेगा। किसी ने निंदा की, अगर निंदा की अपन पॉजिटिव थिंक में लेते हैं, यानी किसी ने निंदा की और हमने उसको पॉजिटिव वे में ले लिया कि नहीं, इस निंदा का अपन को जवाब देना, तो अपन सीख सकते हैं। और सीखने और सिखाने में एक शिक्षक की कितनी भूमिका होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रभावित करता है अधिगम को कि शिक्षक का वे कैसा है, शिक्षक का, टीचर का जो स्किल, टीचिंग का जो स्किल है वो कैसा है। एक अपना उचित जो वातावरण होता है ये प्रभावित करता है। अगर अपना वातावरण, अपना क्लाइमेट और अपना आसपास अगर अपन को बढ़िया माहौल, अपनी बात करते हैं ना, अगर माहौल अच्छा मिलता है तो अपन दुगना सीख सकते हैं। प्रतियोगिता, कंपटीशन होनी चाहिए। अपन यही बात आती है, अपन टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करते हैं, रात दिन टेस्ट क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि हम पढ़ तो सभी रहे हैं, लेकिन हम पढ़ के उसका आकलन कर पाए, अपन कितना पढ़े। इसलिए कंपटीशन यानी प्रतियोगिता होना बहुत जरूरी है। आपस में जब कंपटीशन होगी तो थोड़ी अपना इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ अपना ज्ञान भी बढ़ेगा, इससे अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी। एक है शिक्षण विधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी टीचिंग मेथड कैसी, जो टीचिंग मेथड है और अपने पाठ्यक्रम का चयन किस प्रकार कर सकते हैं, वो अपने सीखने में ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। यानी अपने बड़े बड़े तौर पर अधिगम के आज परिचय की क्लास थी, और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने अधिगम के जितने भी आगे जो टॉपिक हैं वो सारे पढ़ेंगे, और सारे जितने भी तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं वो सारे इस चैनल पर जुड़ जाना। और आज की हमारी क्लास कैसी रही इस पर कमेंट जरूर करना। एक बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।